हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो साइंस का वेटेज है वह हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे मुराद एकेडमी चैनल को। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। होता है और इलेक्ट्रॉन की गति कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन की गति होती है और गति से ही विद्युत का चालन होता है। लेकिन धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं और इसी के कारण ये कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं फिर हम अधातुओं की कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अधातुएं कहाँ कहाँ पर स्थित है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेटल्स है वह ये सारी मेटल्स हैं पूरी, ये कलर के अनुसार। और नॉन मेटल्स अधातुएं हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जितनी भी इसके अंदर है ये यस पी ब्लॉक के अंदर धातु और उपधातु भी हैं। मतलब यहाँ पे अधातु और उपधातु हैं। ये सब बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जितनी भी है, एंटोमनी, ये सब क्या है? उपधातुएं हैं। और नॉन मेटल्स, ये आप देख सकते हैं जितनी भी गैसेज हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों उसका इतना अधिक उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। उसका गलनांक अधिक होता है, वह सस्ता होता है, वह अधिक टिकाऊ होता है, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्या आंसर होगा इसका? जो इसकी प्रतिरोधकता होती है वह कम होती है, क्योंकि जो तांबा होता है, तांबा आपको पता है कि ये 29 परमाणु क्रमांक होता है इसका, परमाणु क्रमांक। ठीक है दोस्तों, और ये प्रतिरोध मतलब जैसे कि V बराबर IR। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसका मान जितना ज़्यादा कम होगा, उसकी चालन जो क्षमता होगी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये V बराबर IR के अंदर जो I और R में जो संबंध होता है 1/R, इस प्रकार से इसका संबंध होता है। तो जितना इसका कम मान होगा उतनी ही ज़्यादा धारा बहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसीलिए तांबे का उपयोग विद्युत चालन के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, वे होते हैं। मतलब आपस में दो जुड़ी हुई आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। कब नहीं बहती है? समान आवेश होने पर, समान विभव होने पर, समान धारिता या समान प्रतिरोध होने पर। तो इसका राइट आंसर होगा समान विभव पर। समान विभव पर कभी भी धारा नहीं बहेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये विभव की, यानी कि विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? यानी कि धनावेश, ये कोई धन आवेश है, इस धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी कि कोई भी, जैसे कि ये एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे प्लस आवेश है, धन आवेश है, उसको लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह ही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत विभव की हम मैथमेटिकल रूप में देख लेते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। कि विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव होता है V बराबर W/Q0। मतलब कि
किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो W है वह कार्य है और Q यहाँ पे आवेश है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, विद्युत विभव की SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो कार्य में तो ज़्यादा हो जाता है जूल और आवेश में हो जाता है कूलाम, और इन दोनों को ही बोलते हैं वोल्ट, इसको बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि भी है। ठीक है, ये जो है इसका SI मात्रक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, AC यानी अल्टरनेटिव करंट और DC यानी डायरेक्ट करंट। जो हमारे जनरेटर होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न की जाती है वह DC की जाती है, और जो हमारे घरेलू उपयोग में जो आती है वह AC आती है, अल्टरनेटिव करंट। इन्वर्टर आप सभी को बताया कि यह एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइरिस का क्या काम होता है। आइरिस, हमारे आँख के अंदर जो आइरिस के जो पेशियाँ होती है वह क्या काम करती है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाती है, या प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना इसका कार्य है आइरिस। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए आइरिस, ये आप सभी को बताइए पुपिल होता है, इनकी पुतली। ये ब्लैक कलर के हमारी आँख के बीचों बीच में होती है, और इसकी जो चारों तरफ होती है ये होती है आइरिस। जो आइरिस की वजह जितना ज़्यादा जो प्रकाश होगा उसके अनुसार ये चौड़ी होती जाएगी। जितना ज़्यादा कम प्रकाश होगा उसके बाद में कम प्रकाश के अंदर ये सिकुड़ने लगती है, और ज़्यादा प्रकाश में ये फैल जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और पास की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा, तो जो इसमें लेंस उपयोग किया जाएगा वो होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस इसके अंदर उपयोग किया जाएगा, तभी वह अपनी रेटिना पर जाके वो प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो हमारी नॉर्मल आँख है, जो हमारी नॉर्मल जो आँख है उसके अंदर ये बनता है। ठीक है, मतलब जो प्रकाश आ रहा है और सीधा वह रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है। नॉर्मल होगा ये, नॉर्मल एक स्वस्थ आँख के अंदर ऐसा होता है। लेकिन मायोपिया जो इसका नाम है, निकट दृष्टि दोष, उसके अंदर वो जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है। अब इसका उपाय क्या है कि ये किरणों को दूर भेजने के लिए यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस इस पे आएगी किरण तो इसको दूर भेजेगी। ठीक है, ऐसे आएगी, इसको दूर भेजेगी तो धीरे धीरे ऐसे वहाँ पे जाके ये बनेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या, जैसे कि रुको एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर क्या आता है कि जो आँख का जो लेंस जो होता है वह वीक हो जाता है, मतलब उसको दूर तक
दूर तक भेजने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि अपसारित करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये किरणें दूर जाएगी, ठीक है, ऐसे ये किरण ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद में ये अपना सीधा इसी जगह पर प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना, ये रेटिना पर। तो इस प्रकार से ये अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि 100 वाट वाले बल्ब 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, इनकी कितनी ऊर्जा खपत होगी। आरआरबी 2004 के अंदर आया था क्वेश्चन। तो 100 वाट यानी कि जो 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट का मान होता है, सॉरी 1 मिनट रुके, 1 यूनिट जो होती है वह 1 किलोवाट घंटा इसके बराबर होती है, ठीक है। और 1000 वाट, रुकिए, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, देखो हमको मान निकालना है विद्युत ऊर्जा का। अब 1000 वाट दे रखा है, लेकिन हमें इसको 100 वाट दे रखा है, लेकिन इसको हम किलोवाट में बदलेंगे तो हम इसका 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 10 बल्ब जलते हैं 1 घंटा के लिए, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कि जैसे 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, और इसका मान आ जाएगा 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा बोल सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 1 यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्मॉग किसका संयोजन है। स्मॉग, जो स्मॉग बनती है वह किन किन की वजह से बनती है। हवा और जलवाष्प के कारण, आग व पानी के कारण, पानी व धुआं के कारण, या धुआं या कोहरा के कारण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धुआं और कोहरा की वजह से बनती है, यानी कि धुआं व कोहरा, धुआं कोहरा की वजह से बनती है, ठीक है। तो स्मोक किससे बनती है, धुआं व कोहरा से, ठीक है। धुआं के अंदर जो होता है वह हमेशा कार्बन के कण होते हैं, कार्बन के कण, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक गोल जिसकी कोलाइडी विलियन होता है। कोलाइडी विलियन कौन सा है इसके अंदर, एक गोल जिसका कोलाइडी विलियन होगा, अगर वह गोल है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर द्रव के अंदर द्रव है, द्रव के अंदर द्रव है, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि द्रव के अंदर द्रव मिला हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। कौन सा गैस से संबंधित नियम नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है बोयल का नियम, एवोगैड्रो का नियम, जूल का नियम, या चार्ल्स का नियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जूल का नियम। जूल का नियम इससे संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं हम जूल की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूल का जो नियम होता है वह किसी भी चीज़ को यदि गर्म कर दी जाती है तो उसमें उसके एक छोर से दूसरे छोर की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है और वह गर्म होने लगती है, तो वह एक जूल का नियम है, ठीक है दोस्तों। और बोयल का नियम, और जो इसका जो जूल का नियम है इसको हम अदर नाम से भी जानते हैं, इसे तापीय प्रभाव नियम की कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसमें एक फॉर्मूला होता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, H बराबर I² RT, ये याद रखिएगा। ये जूल के नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर न्यूमेरिकल आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इससे रिलेटेड कौन कौन से कार्य करते हैं, तो उपकरण देख लीजिए। जूल के नियम पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं,
एक तो है कि जैसे कि स्त्री है, विद्युत स्त्री बोलते हैं इसको, विद्युत स्त्री हो गई, हीटर हो गया, ठीक है, विद्युत तंदूर हो गया, तंदूर विद्युत वाला, ठीक है, केतली हो गई, इन्हीं पर आधारित होती है, ठीक है, तापीय प्रभाव पर। अब बात करते हैं हम बॉयल के नियम पर। तो इसकी याद करने की जो ट्रिक होती है वह बीटी से हम याद कर सकते हैं उसको। किससे? बीटी से, यानी कि ब्लूटूथ के नियम से हम इसको याद कर सकते हैं बीटी। जो बॉयल का नियम होता है, यानी कि बी यानी बॉयल और टी यानी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के नियत पर, यानी कि ये कांस्टेंट होता है। और होता क्या है ये, अभी देख लेते हैं, इसको बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा जूल का नियम ही है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होता है टी, तो क्या होता है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये बॉयल का नियम है, ध्यान याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से, ब्लूटूथ BT, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आयतन होता है वह प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। बात करते हैं फिर एवोगाड्रो की। तो एवोगाड्रो का जो नियम होता है, यानी कि टेम्परेचर व प्रेशर समान होने पर या कांस्टेंट होने पर जो आयतन होता है वह मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। क्या होता है? मोलों की संख्या के समानुपाती। n मोलों की संख्या, ठीक है, V आयतन और टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। चार्ल्स का नियम, इसे कॉस्ट प्राइस के आधार पर, ट्रिक के माध्यम से कॉस्ट प्राइस के आधार पर याद कर सकते हैं। यहाँ पे P कांस्टेंट होता है और ये आयतन के टेम्परेचर के समानुपाती होता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। ये चार्ल्स के नियम है और ये सभी क्या है? गैस से संबंधित नियम है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लैंथेनम की परमाणु संख्या है, लैंथेनम की परमाणु संख्या है, ऑप्शन है 55, 56, 58, 57। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 56, लैंथेनम। बात करते हैं, देखो लैंथेनम 57 नंबर के अंदर आता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वह 138, 139 के आसपास है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये लैंथेनम से लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड से एक्टिनियम से एक्टेनॉइड, एक्टिनियम और लैंथेनम। इस प्रकार से ये तो होता है 57 से, और ये देख लो कितने नंबर पर है, 89 से, क्योंकि ये 89 से स्टार्ट होता है, ये 57 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ से लैंथेनम और एक्टिनम 14 तत्व इसके अंदर आते हैं, ठीक है। 14 तत्व आते हैं, ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन सा ब्लॉक है ये? एफ ब्लॉक का तत्व, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि इनमें से कौन सा गलनांक निम्नतम है। ये 4 सोडियम है, बेरिलियम है, पोटेशियम है और गैलियम है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो निम्न गलनांक होगा वो होगा गैलियम का, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग, तो हम बात कर रहे थे मेल्टिंग की। तो मेल्टिंग जो होता है वह बर्फ के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, ठीक है। ये कलर के अनुसार ये ग्रीन कलर में ये ऊपर से नीचे जाने पर होता है। तो इस प्रकार से ये गैलियम यहाँ आता है, तो इस प्रकार से इसका सबसे कम गलनांक होता है, ठीक है। और भी यहाँ पे आयनाइजेशन, यानी कि आयनन ऊर्जा हो गई और मेटालिक कैरेक्टर हो गया, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होती है और
यानी कि दाएं से बाएं जाने पर बढ़ रही है। यानी कि अगर यदि हम ऊपर से नीचे आने पर तो ऊपर से नीचे जाने पर तो बढ़ती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? गूथे हुए आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? नमी उत्पन्न करने के लिए, अच्छी सुखाव के लिए, अच्छा रंग देने के लिए, या CO उत्पन्न करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा CO2 उत्पन्न करने के लिए। क्या आंसर होगा इसको? CO2 उत्पन्न करने के लिए। ये यहाँ पे CO2 है। ठीक है दोस्तों, तो CO2 उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग, यानी कि गूथे हुए आटे का उपयोग में सोडा यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्मी यानी कि अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम ये होता है Na2CO3, ये O2 पेरोक्साइड, ये होता है NaOH, और ये सोडियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो NaHCO3 इसको गर्म कर दिया जाता है तो Na2CO3 बनता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे H2 गैस निकल जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार यानी कि खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है DDT, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिलॉन 2,4-D। इसका राइट आंसर होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा DDT। DDT के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। DDT की फुल फॉर्म देखते हैं। यानी कि देखिए, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है दोस्तों, और इसका ये फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से हम इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? यानी कि कौन सा हार्मोन होगा जो एक छोटा पौधा होता है उसको लंबा किया जा सकता है? कौन से हार्मोन के द्वारा? जो पौधे के अंदर होता है वो कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं? तो इसमें 6 हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन के द्वारा किसी बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है इस हार्मोन के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट के हार्मोन। ठीक है, पहला जो हार्मोन होगा उसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, दूसरा जो होगा वह जिब्रेलिन्स। ठीक है, तीसरा जो होगा वो होगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चौथा जो हो जाएगा होगा एथिलीन। हो जाएगा, और एक होता है फ्लोरोजेंस।
फ्लोरोजेंस, और छठा जो हो जाएगा वह साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है दोस्तों। तो जो एथिलीन है यह एक रसायन के रूप में भी होता है, मतलब ये एक गैसीय के रूप में होता है, गैसीय रूप में एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है वो कौन सा है, एथिलीन, ठीक है। और फ्लोरोजेंस क्या होता है कि फूल को खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला, यानी कि फूल को खिलाने वाला, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो प्लांट हार्मोन है वह ऑक्सिन है, दूसरा है जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, और एथिलीन हो गया, फ्लोरोजेंस हो गया, वह साइटोकाइनिन हो गया जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, गन्ने का लाल संडोद यानी कि रेड रूट ऑफ शुगर कैन किसके कारण बनती है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोलेटोट्राइकम फैलकेटम, ठीक है। ये इसकी वजह से ये गन्ने के अंदर ये लाल संडोद बनता है, इसके कारण से ये रोग होता है। देखते हैं, ये देखिए इस प्रकार से मतलब ये गन्ने के पौधे के अंदर ये लाल लाल सा हो जाता है, इसी को बोलते हैं गन्ने का संडोद, ठीक है। ये देख लीजिए इस प्रकार से ये लाल लाल से संडोद उत्पन्न हो जाते हैं, इसके अंदर एक बीमारी है, और किसके कारण से होती है ये मैंने बताया आपको, कोलेड्रोटम फैल्टोन, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको कर देता हूँ सही, ये ठीक है, कोलेकम फैल्टम, ठीक है। ये इसके अंदर भी अगर इसको काट दिया जाए तो ये इसके अंदर इस प्रकार से रेड कलर सा निकलता है, इसी के कारण होता है, ठीक है। किस कारण से होता है, ये रखा कोलेटोट्राइकम यानी कि कोलेटोट्राइकम फैलकेटम, ठीक है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थितिकरण किसके द्वारा होती है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थितिकरण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन है कवक, प्रोटोजोआ, हरे पादप व जीवाणु। तो जो इसका आंसर होगा वह हरे पादपों के द्वारा इसका अधिकतम सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थितिकरण होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जिनकी जो सौर ऊर्जा का स्थितिकरण करता है वह सबसे ज़्यादा कौन करता है, वह हरे पादप करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किसी परिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, कौन दर्शाता है, एक दिशीय प्रवाह जो दर्शाता है वह ऊर्जा दर्शाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि कौन से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, यानी कि आप सभी को बताया कि CO2 सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में जितनी भी गैसें हैं वह सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है वह CO2 गैस होती है। तो CO2 हो गई, मीथेन होती है, ओजोन होती है, जलवाष्प होती है, ठीक है। ये गैसें हैं जो इफेक्ट करती है, ये गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस, देखिए ये गैस होती है जिनकी CO2 हो गई, मीथेन हो गई, ओजोन हो गई और जलवाष्प हो गई, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये भी एक ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने वाला इकाई है, ऑप्शन है नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल,
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डोप्सन। डोप्सन के अनुसार जो परत है, ओजोन की परत है, उसकी मोटाई को मापने की इकाई है डोप्सन। ठीक है। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? PAN, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? ये एक गौण प्रदूषक है, पोल्यूएंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मराठा अकेडमी पर यह क्लास देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।